बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग एशिया पढ़ रहे हैं। कल हमने रशिया कवर किया था, आज हम जापान, चाइना और मंगोलिया को कवर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम तैयारी कर रहे हैं। असिस्टेंट पंजाब पुलिस, असिस्टेंट SGAD की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमारा पहले टॉपिक जापान है। जापान को कहा जाता है ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ये इस जगह पे पाया जाता है मैप के अंदर। मैप के अगर देखा जाए, कल हमने रशिया पढ़ा था, ये रशिया है, ये इस जगह पे, साथ ही इसके ये जापान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइना है, वो ये है, इसके ऊपर ही फिर मंगोलिया है। ये हम टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ साथ वाले हम कंट्री कवर कर रहे हैं ताकि आपको साथ साथ समझ आती जाए। तो ये जापान है जी। ठीक है, जापान के बारे में आपको बताता जाता हूँ। इसको ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहा जाता है, इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इसका जो पुराना नाम है ना, ये जापान, इसका न्यू नेम है। पुराना नाम इसका निप्पॉन है, याद रखिएगा। क्या नाम है जी पुराना नेम? NIPPO है, निप्पॉन। निप्पॉन इसका पुराना नाम। लोग आज भी, जापान के लोग इसको निप्पॉन कहते हैं। सोर्स ऑफ सन इसका मतलब है। इसकी प्राइम मिनिस्टर का नाम है फूमियो कुशिदा, याद रखिएगा, FUMIO, फूमियो KUSHID, फूमियो कुशिदा इसका प्राइम मिनिस्टर है करंट। जापान के अंदर जो है किंग सिस्टम है अभी भी। दुनिया का सबसे पुराना जो किंग सिस्टम है वो जापान के अंदर है, और ये ऐसा किंग सिस्टम है जो अभी तक जिंदा है। ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं है। ठीक है, जापान के अंदर ओल्डेस्ट मोनार्की पाई जाती है, किंगशिप पाई जाती है, ओल्डेस्ट। तो करंट जो इनके किंग है उनका नाम है नारुहितो। क्या नाम है जी? NARUHITO, नारुहितो। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको जब नोट से पढ़ेंगे ना तो आपको पक्का हो जाएगा। एक दफ़ा यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर जब नोट से पढ़ाऊंगा दोबारा रिवाइज हो जाएगा, आपके जहन में पक्का हो जाएगा। इसलिए मैं 2 दफ़ा ये रिपीट करता हूँ। तो जापान के अंदर जो किंग है उनका नाम नारुहितो है, और जापान की ओल्डेस्ट मोनार्की है, याद रखिएगा। और इसके अंदर जो मेजर रिलीजन है जापान के अंदर वो है शिंटोइज्म। ठीक है, शिंटोइज्म, बुद्धिज़्म के अंदर जो खुदकुशी है या अपने ऊपर ज़ात के ऊपर जुल्म जायज़ करार दिया गया, अलाउ किया गया शिंटोइज्म के अंदर। फिर इसकी करेंसी का नाम है येन, YEN। जापान की करेंसी का नाम येन है, और जो चाइना है इसका युआन है, UAN। ये थोड़ा सा फ़र्क है सिर्फ। फिर इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ और कुछ आइलैंड्स हैं, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। ये हमारे पास जापान है ना, इसके अंदर एक मशहूर तो है नगोया। इस जगह पे नगोया है, NAGOYA। नगोया पूछता है कहाँ पे है? ओसाका है, ओसाका, नगोया पूछता है कहाँ पे हैं ये सिटीज़। ये जापान के सिटीज़ हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं या कुछ टेरिटरी है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं, जिनके ऊपर झगड़ा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है ना, इसी तरह इसके अंदर भी 2 आइलैंड्स हैं। कुरिल आइलैंड, KURIL, कुरिल आइलैंड, और दूसरा हमारे पास है सखलियन आइलैंड, SAKHLIAN। क्यूरिल आइलैंड और सखलियन आइलैंड, इस जगह पे ये पाए जाते हैं 2 आइलैंड्स। इनके ऊपर झगड़ा है। जापान कहता है ये मेरे हैं, और ये जो रशिया है, रशिया कहता है ये मेरे हैं। तो इसके ऊपर झगड़ा है इनका। तो पूछ लेता है क्यूरिल आइलैंड कहाँ पे है? रशिया और जापान के साथ है। सखलियन आइलैंड किसके दरमियान ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? तो रशिया और जापान के दरमियान ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, याद रखिएगा। इसके अंदर पानी की बात कर ली जाए तो ये सारे का सारा पानी अगर आप देखें तो ये सारा पैसिफिक ओशन है। कौन सा ओशन है जी? पैसिफिक ओशन है। लेकिन इस जगह पे ना, इस जगह पे सी ऑफ जापान है। क्या है जी? सी ऑफ जापान है। और वो जो कुरिल आइलैंड और सखलियन आइलैंड है वो इसी सी ऑफ जापान के अंदर मौजूद है। फिर इसकी कुछ हिस्ट्री है इंटरेस्टिंग सी, वो मैं बता देता हूँ। जब वर्ल्ड वार 2 हुई 1939 से 1945 में, इसके अंदर क्या हुआ था? बेसिकली जर्मनी की जंग हुई थी ब्रिटेन के साथ। ठीक है, जर्मनी का जो साथी था वो जापान था, और ब्रिटेन का साथी फ्रांस और USA थे। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जापान की। जापान और जर्मनी ने मिल के जो बरतानिया इसका तख्ता निकाल दिया था, तबाह कर दिया था। लेकिन फिर क्या किया, जापान से गलती हो गई, इसने फिर डायरेक्ट USA पे, अमेरिका पे हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका इनके साथ डायरेक्ट जंग नहीं कर रहा था। जापान ने क्या किया, एक स्टेट है USA की, हवाई स्टेट, हवाई आइलैंड। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे एक अमेरिकन नेवल बेस है USA की, पर्ल हार्बर उसका नाम है। पर्ल हार्बर नेवल बेस के ऊपर जापान ने जाके हमला कर दिया। 1300 से ज़्यादा जंगी जहाज़ थे, उन्होंने जाके हमला किया। इस तरह USA भी डायरेक्ट जो है वर्ल्ड वार 2 में आ गया। अच्छा, ये जो हमला किया ना पर्ल हार्बर पे, इसकी डेट पूछता है। 1941 में पर्ल हार्बर हुआ। कब हुआ जी? 1941, 7 दिसंबर, सन याद रखेगा, 41, 7 दिसंबर 1941 में ये हुआ था। USA ने जापान पे जो बम गिरा दिया, क्योंकि जापान जो है इसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बरतानिया कंट्रोल में नहीं आ रहा था, USA कंट्रोल में नहीं आ रहा। फैट बॉय
और लिटिल बॉय इसके ऊपर गिरा दिया। जो जापान का लेक्चर है इसको मैंने दो पार्ट्स में बनाया। ये पार्ट 1 है जो मैंने अभी तक पढ़ा है। जो पार्ट 2 है ना, उसके अंदर एटम बम गिराया और छोटी छोटी जितने भी MCQs हैं उसके अंदर मैंने जितनी बातें बताई हैं वो सारे के सारे MCQs बनते हैं। वो पार्ट 2 है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जब वो वीडियो देखेंगे तो आपका जापान का जो लेक्चर है वो फिर कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। रिसेंट अर्थक्वेक हुआ है ये आपको बता दूं, फिर उसके बाद चाइना के पे चलते हैं। अभी यहाँ पे जापान में ना 2024 में रिसेंटली अर्थक्वेक आया, उसके बारे में सवाल पूछ सकता है। तो 1 जनवरी 2024 को ये जलजला आ गया जापान में। इसका मैग्नीट्यूड पूछता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड था, 7.5 मैग्नीट्यूड था। फिर यहाँ पे पेनिनसुला बनता है, नोटो पेनिनसुला। अगर आप यहाँ पे छोटा सा नजर आ रहा हो, असल में पिक्चर की थोड़ी तस्वीर क्लियर नहीं है। ये पेनिनसुला है, 3 तरफ से पानी है देख लें, और एक तरफ से ये जापान की तरफ से जुड़ा है, एक तरफ से खुशकी है, 3 तरफ से पानी। तो ये नोटो पेनिनसुला जो है ये बैडली हिट हुआ था इस अर्थक्वेक की वजह से, इस जलजिले की वजह से। तो जापान का दूसरा पार्ट लाजिमी देखिएगा, फिर आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी इसको जो ये मैंने बताया इसको ज़रा नोट से भी पढ़ लेते हैं, फिर कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहा जाता है जापान को, क्योंकि जो बरतानिया है वो अटलांटिक ओशन के अंदर है, ठीक है, और वहाँ पे ब्रिटेन बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इसी तरह जो ये पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क ये जापान है। दूसरी इसके अंदर सेम थिंग या कॉमन थिंग किया है, जापान भी आइलैंड्स पर मुश्तमिल है और जो ब्रिटेन है वो भी आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, ये बिल्कुल ईस्ट पे है, वर्ल्ड के बिल्कुल ईस्ट पे है, तो यहाँ से सूरज निकलता है मशरिक से, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है। इसका ओल्ड नाम निप्पॉन है, आज भी लोग इसको निप्पॉन कहते हैं। निप्पॉन का मतलब है सोर्स ऑफ सन, याद रखिएगा। फिर इसकी जो PM है करंट, उसका नाम है फूमियो कुशिदा। जापान की प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है जी? फूमियो कुशिदा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे किंग सिस्टम है, करंट जो किंग है उनका नाम है नारुहितो, NARUHITO, नारुहितो। जापान हैज ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड, जापान के अंदर सबसे पुराना किंग सिस्टम है जो कि अभी भी चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद मेजर रिलीजन की बात कर लीजिए तो शिंटोइज्म है, ये बुद्धिज्म के बिल्कुल सेम है। शिंटोइज्म इसके अंदर मेजर रिलीजन है। करेंसी इनकी येन है, कैपिटल टोक्यो, याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट सिटीज की बात कर ली जाए, नागोया इसका इंपॉर्टेंट सिटी पूछ लेता है, नागोया किसका सिटी है, ओसाका किस मुल्क का सिटी है, तो जापान के सिटी है, याद रखिएगा। फिर 2 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, कुरिल आइलैंड, सखलियान आइलैंड, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड एरिया पूछता है किन किन के दरमियान है, रशिया और जापान के दरमियान है, याद रखिएगा। रशिया और जापान के दरमियान ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। फिर मैंने हिस्ट्री बताई आपको, इन वर्ल्ड वार 2 जापान वाज विद जर्मनी, जर्मनी के साथ था जापान। इट वाज अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस एंड USA, और जर्मनी किसके खिलाफ था? ब्रिटेन, फ्रांस और USA के खिलाफ था। फिर जापान बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इसकी, ये बड़े कमाल के लोग थे, इन्होंने जो है तकरीबन ब्रिटेन को तबाह कर दिया था। फिर इसमें इन्होंने गलती क्या की, जापान ने पर्ल हार्बर कर दिया। पर्ल हार्बर नेवल बेस, अमेरिकन नेवल बेस, कहाँ पे? ये हवाई स्टेट है, हवाई आइलैंड है USA की, वहाँ पर हमला कर दिया। तो USA भी इनके खिलाफ होगा। फिर USA ने इनके ऊपर एटॉमिक बम गिराए थे 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। लिटिल बॉय था जो 6 अगस्त को, और ये जो फैट बॉय 9 अगस्त को। ये मैंने दूसरा पार्ट 2 में बताया हुआ, वो देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। डेट पूछता है जापान ने कब अटैक किया था पर्ल हार्बर पर, तो 1941 में, 1941, याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1941। फिर USA ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बम, वो मैंने दूसरे पार्ट में बताया, वो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अर्थक्वेक आया यहाँ पे रिसेंटली 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को, साल के पहले दिन ही जनवरी को अर्थक्वेक आ गया था। मैग्नीट्यूड पूछ सकता है 7.5 मैग्नीट्यूड। नोटो पेनिनसुला हिट हुआ था। नोटो पेनिनसुला क्या होता है? 3 तरफ से पानी, एक तरफ से खुशकी। तो ये जापान था। नेक्स्ट हमारे पास आज चाइना का टॉपिक है, ठीक है। चाइना मेजर कंट्री है एशिया का, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन वाइज। पहला इंडिया है आजकल, तो दूसरे नंबर पे चाइना सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज। इसको मैप से भी डिस्कस करते हैं, इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री भी रही है, और इसके अंदर जो लोग हैं बड़े इनकलाबी लोग रहे हैं। ये चाइना है। ऊपर की तरफ हमारे पास ये मंगोलिया आ जाता है, रशिया आ जाता है, ऊपर की तरफ रशिया। फिर ये सारा हमारे पास साउथ एशिया, ये इंडिया देख रहे हैं बड़े सगीर, ये इस तरफ ये म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कैपिटल इसका जनाब बीजिंग है, ये कैपिटल है, कैपिटल इसका बीजिंग है। पूछता है कि बीजिंग का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका पीकिंग था, PEIKIN। ये सवाल आया जी। करेंसी क्या है? युआन है, YUAN। युआन इसकी करेंसी है, जापान की येन है, इसकी युआन है। ये दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग सिविलाइजेशन है, ठीक है। सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी जिंदा है। इनके लोगों ने, चाइनीज़ लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन को बचा के रखा, सेफ करके रखा।
इंडस सिविलाइजेशन देख लें आप हमारी, इसका कोई नामो निशान नहीं है। इसी तरह मैसोपीटो की सिविलाइजेशन है, वो भी अभी तक जिंदा नहीं है। लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पे चाइनीज़ बोली जाती है। चाइनीज़ दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है। पहले नंबर पे इंग्लिश है, और इंग्लिश दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज भी है। चाइना के अंदर से पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। पहले लोग सिक्कों में, अशरफियों में या चांदी के सिक्कों में ट्रेड किया करते थे। पेपर करेंसी, ये जो नोट है या पेपर पूछ लिया जाए कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, तो चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखिएगा। पॉपुलेशन वाइज ये दूसरा बड़ा मुल्क है, मैंने बता दिया आपको। फिर इसके अंदर जंगें हुई हैं, एक फर्स्ट ओपियम वार हुई है, एक सेकंड ओपियम वार हुई है मशहूर। फर्स्ट ओपियम वार कब हुई? 1939 में हुई थी, याद रखिएगा। इसका मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। 1939 से 42 तक चली थी ये हमारे पास, ठीक है। तकरीबन 3 साल ये जंग चलती रही। चाइना और इंग्लैंड के दरमियान ये जंग थी। इंग्लैंड के साथ कैसे जंग हुई? इस जगह पे ये जो बड़े सगीर है, यहाँ पे इंग्लैंड की हुकूमत थी। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। चाइना के अंदर प्रोड्यूस होती थी चाय। इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले क्या करते थे, अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ से चाय ख़रीद के बड़े सगीर में बेचते थे, बदले में देते थे चांदी के सिक्के। तो ये चांदी के सिक्के वाली ट्रेड इनको पसंद नहीं आई, तो इन्होंने कहा कोई और अल्टरनेटिव निकाला जाए। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो ये बांग्लादेश है ना, ये इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है, यहाँ पे ओपियम हुआ करती थी। ओपियम कहते हैं अफीम, नशा है एक, ओपियम की फसल हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा ऐसा चाइना में ना स्मगल करना शुरू कर दी ओपियम, अंग्रेज़ों ने चाइना के अंदर। वो वहाँ पे ये स्मगल करते और बदले में वहाँ से चाय लेके और जनाब बेचते। यहाँ से ओपियम इनको फ्री मिल जाती थी क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ से चाय लेके और ये डबल मुनाफा इस तरह कमाने लग गए। तो सारे अफीम का जो है वो ओपियम के एडिक्ट बनते जा रहे थे चाइना में। लोग जो है असलाहियतें उनकी ज़ाय होती जा रही थी। फिर जो किंग था उसने क्या किया जनाब, ये जो फैक्ट्रियाँ थी इधर बॉर्डर के साथ साथ इस जगह पे, उस पर बैन लगा दिया। अंग्रेज़ों ने कहा जी ये फैक्ट्रियाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने जो है जंग का ऐलान किया। तो फिर जंग हुई ओपियम वार, इसलिए इसका नाम है ओपियम वार। 1939 में जंग की। तो फिर ये इंग्लैंड जीत गया था। इंग्लैंड क्यों जीता था? क्योंकि लोग वहाँ पे एडिक्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा, और इधर से इनके पास मशीनरी बहुत ज़्यादा थी, अंग्रेज़ों के पास जदीद मशीनरी थी। इसके नतीजे में क्या हुआ, जब ये जंग हार गए चाइना, इनके पास हांगकॉन्ग इनका पार्ट था, चाइना का पार्ट था पहले जगह पे आता है, वो इससे इन्होंने ले लिया। एक तो अंग्रेज़ों ने हांगकॉन्ग ले लिया, दूसरा क्या कि इससे चाइना वालों से तवान लिया, जितना भी खर्चा हुआ वो उनसे तवान लिया, और फिर और ज़्यादा यहाँ पे जो है इन्होंने ओपियम की फैक्ट्रियाँ लगा दी, और ज़्यादा अपना खुल के धंधा किया इन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर यहाँ पे सेकंड ओपियम वार भी हुई 1856 से 1860, ये पूछता है। पहली 1942, सॉरी ये 1839 है, 1839 से 1842। दूसरी हुई थी जनाब 1856 से तकरीबन 4 साल हुई है, और 60 तक गई थी। फिर उन्होंने हुकूमत इसके ऊपर चाइना के ऊपर पूरी नहीं की, क्योंकि बहुत बड़ा था चाइना, इन्होंने हुकूमत नहीं करना चाहा। इन्होंने कहा हमें यहाँ से जो ना अपना ट्रेड करनी है तो वो हमें मिल रही है। इन्होंने यहाँ पे हुकूमत बिठा दी अपने बंदों की। पपिट हुकूमत थी, बिल्कुल इनके पिट्ठू थे, जो ये कहते थे वो बात करते थे। लोगों को ऐसा ऐसा एहसास होता जा रहा था कि हमारे मुल्क में सारा सरमाया दूसरे मुल्क वाले लेके जा रहे हैं और हुकूमत उनका साथ दे रही है। तो यहाँ से फिर रेवोल्यूशन की आवाज़ उठी, इनकलाब की आवाज़ उठी। फिर यहाँ पे इनकलाब आया था चाइना में। लीडर उसके पीछे थे मौजी डोंग साहब, ये लीडर थे। मैंने वजह बताई, वजह यही थी, लोग देख रहे थे कि अंग्रेज़ इनके मुल्क से सारा सरमाया निकाल के लेके जा रहे हैं और हुकूमत इनका साथ दे रही है। तो लोगों ने आवाज़ उठाई हुकूमत के ख़िलाफ़। ये मौजी डोंग साहब हैं, इन्होंने लॉन्ग मार्च की, पूरे चाइना का ऐसे चक्कर काटा, लॉन्ग मार्च की, 15 साल की लॉन्ग मार्च थी। इतनी लंबी इन्होंने मुशक्क़त की, इतनी लंबी स्ट्रगल की। 1939 में इन्होंने शुरू की, 1934 में ये लॉन्ग मार्च शुरू की, और 1949 में ये इनकलाब लाने में कामयाब हो गए थे। कितना सफ़र किया, 9000 तकरीबन किलोमीटर इन्होंने सफ़र किया अपने साथियों के साथ पैदल। जो चाइनीज़ लोग थे इनको जगाने की कोशिश की कि सारा सरमाया अंग्रेज़ लेके जा रहे हैं और हुकूमत उनका साथ दे रही है। तो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई, तो लोग जाग गए। जब वापस आए तो 1949 में ये जनाब हुकूमत को मार भगाने में कामयाब हो गए। इस हुकूमत जाके फिर छुप गई इस जगह पे, ताइवान में इधर चली गई, इन्होंने निकाल दी हुकूमत, यहाँ पे जाके रहने लग पड़ी। ठीक है, ये जो मार्च के बारे में एक और सवाल बनता है, ये दुनिया की सबसे लंबी मार्च है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मार्च किसकी मार्च है? मौजी डोंग की। किसकी जी? मौजी डोंग की। में फिर इसने मौजी डोंग ने अपनी हुकूमत बनाई। इसकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और ये जो पहली वाली हुकूमत थी इस पार्टी का नाम था नेशनल पार्टी। मौजी डोंग ने इसका चाइना का न्यू नेम रखा फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या रखा जी? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ
चाइना, PRC इसका नाम रखा, PRC। जो पहली हुकूमत थी वो कहती थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। ठीक है, ये भी एक फ़र्क है इसमें, बताता चलूँ आपको। पहला प्रेसिडेंट जो मोजी डोंग ने चाइना का मुंतखब करवाया तो वो सन याट सन साहब थे। पूछता है पहले प्रेसिडेंट चाइना का कौन है? सन याट सन, याद रखिएगा। UNO का मेंबर था चाइना। वार इसने किसके खिलाफ लड़ी थी? फ्रांस के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। तो इन्होंने इसको UNO की मेंबरशिप से निकलवा दिया 1949 में ही, जब ये रेवोल्यूशन आया था, मेंबरशिप से निकलवा दिया। फिर दोबारा ये मेंबरशिप में आया था। ये दोनों सवाल पूछ सकता है, निकला कब था? 1949 में। दोबारा आया कब? 1972 में दोबारा मेंबर बन गया था UNO का। इसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना को एक पेज पे लाने के लिए बड़ी कोशिश की, इसलिए इसको फ्रेंड भी चाइना मानता है, दिल्ली। फिर करंट बात कर ली जाए, करंट इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग, 2013 से आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पीपल, आजकल जो न्यू नेम है ना इसका PRC है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पुराना नाम था ROC। ROC पूछता है ना, ROC कहाँ है? ROC ये ऑफिशियल नेम ऑफ ताइवान है, ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। और जो ये बड़ा चाइना इसका नाम है PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये फ़र्क है, याद रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जी जिनपिंग साहब की बात हो रही है तो 2013 से ये अभी तक ये चल रहे हैं। 2024 चल रहा है, 10 साल से ज़्यादा इनका हो गया। ये बड़े कमाल के बंदे हैं, इन्होंने चाइना को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किया। इनकी पार्टी का नाम मैंने बता दिया, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। फिर पूछता चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? ये 1921 में बनी थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, 1921। मोजी डोंग ने ही इसी की वो रखी थी बुनियाद। फिर ये जो जी जिनपिंग साहब है 7th प्रेसिडेंट है। कितने प्रेसिडेंट हैं? कितने? 7th प्रेसिडेंट है। पहले हम रशिया पढ़ रहे थे, उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन साहब वो 8वें प्रेसिडेंट हैं। चाइना के जो हैं ये 7वें प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। फिर इनके प्रोजेक्ट्स बनाए इन्होंने जी जिनपिंग साहब ने। एक बनाया है जी BRI कह सकते हैं, या इसको ओबोर कह सकते हैं। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड। ये एक इनका प्रोजेक्ट है जी जिनपिंग साहब का। 2013 में आते ही इन्होंने ये लॉन्च कर लिया था। इस तरह इन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत ये दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर CPEC जो पाकिस्तान है वो भी इसी का प्रोजेक्ट है। फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो कि बराए नाम ही है, उसका नाम है ली क्वांग, LIQUANG, ली क्वांग। इसको भी नोट से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी हैं, पाकिस्तान भी आए रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैंग यी साहब इसके फॉरेन मिनिस्टर हैं। PM इसकी ली क्वांग है और फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी साहब हैं। फिर यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स हैं चाइना के अंदर और कुछ डैम्स हैं मशहूर, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक डेजर्ट है तकलामान डेजर्ट, इस जगह पे ये है, इस जगह पे तकलामकान डेजर्ट इसका नाम है। पूछ लेता तकलामकान डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये चाइना में। फिर यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, कंक्रीट डैम। दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम की बात कर रहा हूँ, 3 जॉर्जिस डैम इसका नाम है, 3 GEORGES, 3 जॉर्जिस डैम दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। अगर मिट्टी की बात करें दुनिया का सबसे बड़ा मड डैम कहाँ पे है, तो वो पाकिस्तान में है, तरबेला डैम, जो कि दरिया सिंध पे है। मशहूर दुनिया के रिवर्स गुजरते हैं। यंगस्टे रिवर यहाँ से गुजर के जाता है, ऐसे इस जगह से ऐसे ऐसे जाता है और ऐसे जाके गिरता है, पूरे चाइना को क्रॉस करके जाता है। दुनिया का तीसरा बड़ा लंबा दरिया है, दुनिया का तीसरा बड़ा लंबा दरिया है यंगस्टे रिवर, याद रखिएगा। इसकी लेंथ पूछ लेता है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। पहला हमारे पास दरियाए नील है, फिर दूसरे नंबर पे अमेज़न रिवर है जो कि 6400 किलोमीटर है, तीसरे नंबर पे यंगस्टे रिवर है 6300 किलोमीटर। फिर यहाँ पे एक येलो रिवर भी गुजरता है, वो भी पूछ सकता है। उसका दूसरा नाम है क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर को कहा जाता है। येलो रिवर का दूसरा नाम है हुआंग हू। इसकी लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसके नाम याद रखने हैं। हुआंग हू रिवर, येलो रिवर, क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। ये कहाँ पे है? ये चाइना में है, येलो रिवर, याद रखना है आपने ज़रूर। इसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इधर बनती है मंगोलिया के साथ, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। पूछता है कि ये चाइना के कौन से पार्ट में है, तो नॉर्थ में। ये सवाल आया रिसेंटली। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना के किस तरफ है? नॉर्थ में है, मंगोलिया वाले साइड पे। यहाँ पे मंगोल जो थे हमला करते थे इस तरफ, तो उनके बचने के लिए बनाई थी। इसकी टोटल लेंथ पूछा इसका कमीशन के एग्जाम में 21,196 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 21,196 किलोमीटर लेंथ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। ये टोटल लेंथ मैंने बताई। एक और सवाल भी पूछा गया कमीशन एग्जाम में कि जो मेन वाल है ना, मेन वाल, उसकी लेंथ कितनी है? मेन वाल की लेंथ 3400 किलोमीटर,
टोटल की बात कर ली जाए तो 21,196, अगर मेन वॉल की बात कर ली जाए तो 3400 किलोमीटर है। फिर ये कब बनी थी? किन डायनेस्टी में बनी थी। किन डायनेस्टी, डायनेस्टी याद रखनी, किन डायनेस्टी के अंदर बनी थी 220 बीसी में। 220 बीसी में ये वॉल बनाई गई थी, याद रखिए। ये चाइना, मैं आपसे बताया, इसको मैं नोट से पढ़ते हैं, अब इंशाल्लाह ताला सब क्लियर हो जाएगा। चाइना को कहा जाता है द रेड ड्रैगन। चाइना को क्या कहा जाता है? द रेड ड्रैगन, याद रखिए। इस कैपिटल का नाम है बीजिंग। इसका पुराना नाम पूछता है पीकिंग है। करेंसी इसकी युआन है। चाइना इज ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है ये, CIV सिविलाइजेशन विच इज सर्वाइविंग टू ये दुनिया की ऐसी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जो कि आज तक सर्वाइविंग है, आज भी जिंदा है। चाइनीज लोगों ने इसको बचाया हुआ। इसकी चाइनीज के बारे में बताया मैंने, लैंग्वेज इसकी चाइनीज दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है दुनिया की। फिर यहाँ से पेपर करेंसी नोट या पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था चाइना से, मैंने आपको बताया। फिर चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। पहला इंडिया हमारे पास, दूसरा चाइना है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे वार्स हुई हैं, जंगें हुई हैं। फर्स्ट ओपियम वार हुई है 1939 से 1942। विनर कौन था? इंग्लैंड था, ठीक है। फिर इसके नतीजे में क्या हुआ? हांगकांग यहाँ से चला गया इंग्लैंड, ब्रिटेन के पास। इसकी वजह मैंने बताई क्यों हुई थी, क्योंकि ये जो ट्रेड कर रहा था ओपियम, अफीम बेच के, इंग्लैंड अफीम बेचता था चाइना को, चाइना से लेता था चाय, ट्रेड करता था, ठीक है। तो फिर ये ओपियम इनके किंग ने, उन्होंने कहा ये ट्रेड ख़त्म करो, हमारे लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं, एडिक्ट होते जा रहे हैं। फिर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारा कारोबार है। तो इस वजह से यहाँ पे जंग हुई थी, ठीक है। तो फिर सेकंड ओपियम वार भी हुई। इसकी डेट याद रखेगा 1939 से 1942। सेकंड कब हुई? 1856 से 1860। 1839 1842, 1856 से 1860, याद रखिएगा। क्या था? तो इंग्लैंड ने यहाँ पे अपनी मर्जी की पपिट हुकूमत बजा दी, जो कि इनके पिट्ठू थे, इनकी हर बात मानते थे। और इंग्लैंड यहाँ से सरमायाकारी, इनका सारा सरमाया निकाल निकाल के बाहर लेके जा रहे थे। लोगों ने फिर ऐसा ऐसा आवाज़ उठाना शुरू कर दी। मेन लीडर थे मौजी डोंग साहब। इन्होंने पूरे चाइना का चक्कर काटा और लोगों को जो है जगाने की कोशिश की, उनके जो है हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन लोगों मार्च पूछता है 1934 से 1949, 15 साल का ये बनता है। तकरीबन 9000 किलोमीटर इसने पैदल सफ़र किया। जब ये 1949 में वापस इसने जब लॉन्ग मार्च मुकम्मल हुई तो उस वक्त चाइना की आवाम जाग चुकी थी। उन्होंने हुकूमत को मार भगाया, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्ग मार्च, ठीक है। ये मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट थी उसको ताइवान बदर कर दिया, ताइवान में जाके फिर रहने लग पड़ी थी। प्रेसिडेंट पूछता है, पहला प्रेसिडेंट चाइना का कौन थे? सन येट सन। मौजी डोंग हालांकि मेन लीडर थे, लेकिन इन्होंने कोई भी ओहदा नहीं लिया था, ठीक है। इन्होंने अपनी कौम के लिए ये मेहनत की थी और कोई ओहदा नहीं लिया। सन येट सन में पहले प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। इनकी पार्टी भी कम्युनिस्ट थी, मौजी डोंग साहब की। फिर रेवोल्यूशन जब आया 1949 में, चाइना इंग्लैंड और फ्रांस की जो मर्जी की हुकूमत थी वो हट गई। इन्होंने कहा इसको यूएनओ की मेंबरशिप से निकाल दें, तो 1949 में मेंबरशिप से निकाल दिया। पूछता है फिर दोबारा भी ज्वाइन कर लिया था 1972 में, ठीक है। कब निकला? 49 में, 72 में आया। पाकिस्तान ने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया था जब ये दूसरी दफ़ा आया 1972 में, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया इसके करंट कौन प्रेसिडेंट है। जी जिनपिंग साहब करंट प्रेसिडेंट हैं। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1921 में बनी थी, 1921 में बनी थी, याद रखिएगा। फिर जो प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेसिडेंट PRC के हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के ये प्रेसिडेंट हैं। चाइना का करंट नाम क्या है? PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर खाली ROC आ जाए, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ताइवान का ऑफिशियल नेम है। वैसे इसको ताइवान बोला जाता है अनऑफिशियल, लेकिन जो कागजात में इनका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना है। फिर मैंने आपको बताया ये 7th प्रेसिडेंट है चाइना के, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की डेट याद रखिएगा लाजमी। फिर इनके प्रोजेक्ट, इन्होंने कमाल के प्रोजेक्ट में BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड इनिशिएटिव, इससे इन्होंने पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश की है। 2013 से इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर CPEC भी ये उसी का हिस्सा है, ठीक है, पाकिस्तान में। फिर ये प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग साहब है करंट, जो जिनका इतना मेन किरदार नहीं होता, प्रेसिडेंट इनके अंदर मेन होते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है चाइना में। ली क्वांग साहब है। फॉरेन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, वांग यी साहब, वहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, वांग यी साहब इसके फॉरेन मिनिस्टर, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने डेजर्ट्स के बारे में बताया। डैम, तकला मकान डेजर्ट पूछता है कहाँ पे? चाइना में। यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है, 3 गॉर्जियस डैम, कहाँ पे है जी? चाइना में है।
फिर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 22,500 मेगावाट, इतनी बड़ी कैपेसिटी है इसकी। कहते हैं इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी डिस्टर्ब हो रही है। 3 गोरियस डैम कंक्रीट डैम है ये। फिर रिवर्स है यहाँ पे, यंगस्टे रिवर दुनिया का तीसरा लंबा दरिया है। इसकी लेंथ कितनी है, 6300 किलोमीटर, याद रखिएगा। पहले नंबर पर दरिया नील है अफ्रीका में, दूसरे में अमेजॉन रिवर है साउथ अमेरिका में जिसकी 6400 किलोमीटर है, इसकी 6300 किलोमीटर है। फिर येलो रिवर मैंने बताया, इसका दूसरा नाम है क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं, हैंग हू रिवर भी इसको कहते हैं। पूछता है कहाँ पे है ये, चाइना में है, याद रखिए। फिर मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताया, पूछता है कहाँ पे है, नॉर्थ में है, मंगोलिया के बॉर्डर पे है। इसकी लेंथ कितनी है, 21,196 किलोमीटर। मेन वॉल की लेंथ पूछता है 34 किलोमीटर। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं। ये किन डायनेस्टी में बनी थी, 220 BC में बनी थी, याद रखिएगा। फिर मंगोलिया है नेक्स्ट हमारे पास। मंगोलिया इसके ऊपर ही है चाइना के, मैंने आपको मैप में बताया था। इसको बोला जाता है लैंड ऑफ ब्लू स्काई, याद रखिएगा, लैंड ऑफ ब्लू स्काई। यहाँ पे हलाकू खान, चंगेज खान, हलाकू खान, ये यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं से ओरिजिनेट हुए थे, मंगोलिया से। इसके ऊपर की तरफ रशिया है और इसके नीचे की तरफ सारा ये चाइना है, लिखा हुआ चाइना, ऊपर रशिया नीचे चाइना है। इसके कैपिटल का नाम पूछता है, उलान बतर इसका नाम है कैपिटल का, याद रखिएगा। ये जब रशिया और चाइना की वार चल रही थी, ये रशिया हमारे पास इस जगह और इस जगह चाइना, तो ये दरमियान में बफर स्टेट के एक तरह एक्ट कर रहा था मंगोलिया। स्टेट सी बफर स्टेट वो होती है जो दो स्टेट को आपस में लड़ने से बचाती है, उनके जो ताल्लुकात है अच्छे करने की कोशिश करती है। तो मंगोलिया बफर स्टेट के तहत काम करती रही रशिया और चाइना के दरमियान। कैपिटल मैंने बताया उलान बतर है। फिर करेंसी इसकी टुगरिक है। क्या करेंसी जी, टुगरिक, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, पूछता है गोबी डेजर्ट कहाँ पे, मंगोलिया में, याद रखिएगा।